तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी दंगल के साथ। झारखंड में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। राज्यों के 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। इस चरण में कुल 683 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कुल 1,37,00,000 मतदाता वोट डाल रहे हैं। 3 बजे तक अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ये झारखंड में करीब 60% रहा है। झारखंड में फिलहाल किस तरह से वोटिंग की पूरी स्थिति है, जानने के लिए अब सीधा चलते हैं हजारीबाग, जहां पर हमारे संवाददाता गौरव झा मौजूद है। तो गौरव, हम देख रहे हैं कि 3 बजे तक 60% ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज आया है। अब क्या इसमें और आगे बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है, और आप जहां मौजूद हैं वहां पर किस तरह से अभी माहौल है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि झारखंड में जो चुनावी अब तक कवरेज रहे हैं उस दौरान प्रतिशत में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है। हालांकि जिस बूथ पर मैं इस वक्त हूं उसमें करीबन 70% वोटिंग हो गई है। इस वजह से एक भी लोग यहां नहीं दिखेंगे। हजारीबाग के बरकट्टा विधानसभा में हमें इस वक्त हैं और 5 बजे का वो अंतिम समय है, यानी अंतिम कुछ मिनट शेष बचे हुए हैं। उसके बाद ईवीएम को सील करने का प्रोसेस भी यहाँ चलने लग जाएगा। हम आपको अंदर से भी वो तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम जिस बूथ पर हैं वो बूथ संख्या 335 है और यहाँ 1000 से अधिक जो वोटर्स थे वो थे। लेकिन अब यहाँ आप देखिए कि पूरा जो इलाका है वो खाली इस वजह से है क्योंकि अधिकतम वोट जो है वो यहाँ पड़ चुके हैं। जो अधिकारी हैं वो फिलहाल इस चीज की तैयारी कर रहे हैं कि अब ईवीएम को सील किया जाएगा। कितना लगभग वोटिंग रहा है भैया? लगभग 78% वोटिंग है। 78% आपकी इस बूथ? हाँ, इस बूथ पे। तो 5 बज गए, अब बंद करना है क्या? हाँ, अब तो वोटर है नहीं तो बंद ही करेंगे। वैसे टाइम तो 5 बजे का ही होता है। सुबह कितने बजे शुरू हुआ था? एकदम 7 बजे एग्जैक्ट। 7 बजे से। पूरे झारखंड में बात करें तो बहुत अच्छी नहीं रहती। आप देखिए कि उधर जो मशीनें हैं उसे सील करने का जो प्रोसेस है वो अब धीरे धीरे शुरू होने लग जाएगा, क्योंकि 5 बजे अंतिम समय और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि झारखंड में जब चुनावी दंगल के बीच 5 बज गए हैं, मतदान केंद्र पर एक भी लोग उपस्थित नहीं है, तो वोटिंग के सिलसिले को बंद किया जाएगा। यानी वोटिंग अब नहीं होगी। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बरकट्टा से ही है। कैसा रहा है बरकट्टा का चुनाव, ये बताइए। एकदम पूरा शांतिपूर्ण रहा है, अच्छे ढंग से हुआ है और चुनाव भी अच्छा हुआ है। 78% हुआ है। सुबह कितने बजे से लाइन लगने लग गए थे लोग यहाँ? 7 बजे से। सुबह 7 बजे। हाँ। अभी दोपहर में भी थी भीड़? हाँ, हाँ, बहुत थी। भीड़ थी। हाँ। कैसा रहा यहाँ पर वोटिंग? कितना वोट तो ठीक रहा, अच्छा रहा है? अच्छा रहा, उत्साह था लोगों में? पूरा उत्साह था। बिल्कुल उत्साह के साथ लोग आते। सर, अगर आप लोग सील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, करेंगे थोड़ा सील का प्रोसेस। बिल्कुल, हम आपको चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। तो जिस तरह से गौरव बता रहे थे कि उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है और इंतजार रहेगा नतीजों का। तो झारखंड के चुनाव में क्या है चुनावी समीकरण और कौन किस पर है भारी, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो झारखंड में पहले चरण के चुनाव के साथ ही देश भर में 31 विधानसभा सीटों और वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5 और बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। कर्नाटक की 3, मध्य प्रदेश की 2 और केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात और मेघालय की एक विधानसभा सीट पर फिलहाल मतदान हो रहा है। सिक्किम की 2 सीटों पर भी उपचुनाव था, लेकिन यहाँ दोनों उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में जोरदार बिकवाली रही। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 984 पॉइंट गिरकर 77,691 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 324 पॉइंट गिरकर 23,569 पर बंद हुई। और इसके अलावा अगर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स पर नजर डालें तो यहाँ पर भी दबाव देखने को मिला। मिड कैप स्मॉल कैप में भी भारी बिकवाली देखने को मिली। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज के बाजार में कहाँ तेजी और कहाँ सुस्ती दिखाई दी?
डेफिनेटली एक आज अच्छी खासी गिरावट बाजार के अंदर हमें देखने को मिली। जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अपने 14 मंथ के हाई पे पहुंच गई और एफआई की तरफ से जो इक्विटी ऑफलोड है वो भी लगातार हमें देखने को मिल रहा है। आइए सीधा पहले बात करते हैं निफ्टी के गेनर की कि आज के जिस तरीके का सेशन रहा वहां पे भी बढ़ने वाले शेयर्स कौन से थे। ब्रिटानिया करीब 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है, ग्रासी में 1%, टाटा मोटर्स 0.18%। एट द सेम टाइम हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी एक फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। लेकिन अब नंबर ऑपोजिट देखिए, रेड साइड में देखिए हीरो मोटोकॉर्प के अंदर 4.25% की कमजोरी, एमएनएम में 3.5%, हिंडाल्को में 4% और टाटा स्टील भी करीब 4% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। मिड कैप में बढ़ने वाले रहे हैं भारतीय हेक्साकॉम, जहां पे हमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, यानी कि 4% की बढ़त। एसबीआई कार्ड में 1%, एल्केम लैब में 1.5% और मैरिको में करीब 0.5% की बढ़त आज के सत्र में रही है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में सुजलॉन एनर्जी 9% की गिरावट, कल्याण ज्वेलर्स में 5%, फेक्ट में 5% और साथ ही साथ कमिंस में भी 0.25% का एक दबाव हमें देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मनमाने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सर पर छत न होना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में नई गाइडलाइंस भी जारी की है। ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने अपने फैसले में? कई राज्यों ने किसी भी केस के आरोपी के घर के ऊपर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने की शुरुआत कर दी थी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और उसके बाद मामले की सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकारों को जज बन करके फैसला सुनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी जो कार्यपालिकाएं हैं उनको नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि ये उसके पूरे परिवार को सजा देने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू शेल्टर एक आम आदमी का मौलिक अधिकार है, उसका घर किसी भी सूरत में गिराया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अधिकारी है उनकी जवाबदेही के लिए कई सारी गाइडलाइंस इसके अंदर तय कर दी गई हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी भी व्यक्ति का घर गिराना है तो उसको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, रजिस्टर पोस्ट के जरिए उसको नोटिस देना पड़ेगा, एक वेबसाइट पर डालना पड़ेगा, साथ ही उस व्यक्ति के घर के बाहर भी ये नोटिस चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद उस व्यक्ति की बात सुनने की आपको मंजूरी देनी पड़ेगी और इस पूरी प्रोसीडिंग्स की एक वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, जिससे ये पता चल सके कि हाँ, सरकार ने पूरे मामले में कार्रवाई पूरी तरह से की है। उसके बाद ही उस घर के ऊपर, किसी भी के घर के ऊपर जो अवैध रूप से बनाया गया है उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सेट गाइडलाइंस तय कर दी है। अब जो भी अधिकारी इनका पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर सरकार उनको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा और साथ ही उनसे जो हर्जाना है उनकी जेब से वसूला जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो मनमाने ढंग से राज्य एक्शन ले रहे थे उसके ऊपर रोक लग सकेगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साबित हुआ है कि बुलडोजर ना तो न्याय दे सकता है, ये बुलडोजर से घर गिराना अन्याय का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के मुंह पर बड़े करारे तमाचे की तरीके से ये आदेश, और इस आदेश के एक साथ साथ एक चीज और होगी, जिन अधिकारियों ने भी संविधान विरुद्ध ये कार्रवाई की है, राजनीतिक दबाव में, भाजपा के दबाव में, मंत्री के दबाव में, मुख्यमंत्री के, सब जेल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया है। बीजेपी का कहना है कि बुलडोजर से अवैध कंस्ट्रक्शन को ही तोड़ा जाता है। कोई भी ऑथोराइज बिल्डिंग नहीं टूटनी चाहिए। अनऑथोराइज के लिए तो कोर्ट बार बार कहता है कि इंक्रोचमेंट क्यों हो रही है। तो हमारी भी सरकारें जो भी सरकारें होती हैं वो कहीं ना कहीं लीगली काम करती हैं। अगर किसी को लगता है कि मैंने ऑथोराइज बिल्डिंग तोड़ दी तो जाके कोर्ट को बताए ना। कोर्ट को गुमराह करते हैं कि मकान तोड़ दिया, मकान तो अनऑथोराइज था इसलिए तोड़ दिया। इसलिए ये प्रक्रिया लगातार सरकार की हर जगह हर समय चलती रहती है। इसमें कोई घबराने और परेशानी नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पालन किया जाएगा। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. राजा आओ आओ आया। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। The next Indian icons, beating everyone on the globe. A new perspective awaits. B6E and XEV9E. Mahindra's electric origin SUVs. Catch them at Unlimit India. Goodluck India is a leader in precision engineering with cutting-edge technology and innovative solutions. Goodluck posted an excellent revenue of 1,912.28 crore rupees and PAT of 82.54 crore rupees for the half year ended 30th September 2024. Goodluck India, empowering progress, engineering excellence. जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्याज के दामों की। कई इलाकों में ये भाव सेंचुरी के करीब पहुंच गए हैं। इस पर कंज्यूमर अफेयर्स सचिव निधि खरे का कहना है कि प्याज की कीमतें जल्द कम होंगी और सरकार इस पर कई फैसले भी ले चुकी है। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने निधि खरे से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। आज की कीमतें दिल्ली एनसीआर में काफी बढ़ी हुई हैं, कब तक लगता है आपको ये कीमतें कम होंगी? जो देखिए, जो हम लोगों ने कांदा एक्सप्रेस चलाया उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं और मूल्यों को नियंत्रित और स्थिर करने की दिशा में इन्होंने अपना बहुत अच्छा रोल अदा किया है। तो कल रात को भी एक ट्रेन कांदा एक्सप्रेस आई है और जो कि 730 टन्स अनियंस लेकर के आई है, जो हमारे बफर स्टॉक से मूव किया है और इसको हम पूरी तरह से 100% रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से 35 रुपये किलो के हिसाब से सभी उपभोक्ताओं को डायरेक्टली पहुंचाएंगे। इससे ही आप देखेंगे कि मूल्यों में एक स्थिरता आएगी। सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। सरकार ने कोचिंग सेंटर्स के गुमराह करने वाले विज्ञापन पर नई गाइडलाइंस जारी की है। हमने सितंबर में ही खबर दी थी कि सरकार ने गाइडलाइन तैयार कर ली है। नई गाइडलाइंस में विज्ञापन में किसी बच्चे की तस्वीर छापने से पहले मंजूरी लेने, पूरी पारदर्शिता बरतने जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। गाइडलाइंस के उल्लंघन पर 50 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। गाइडलाइंस की डिटेल जानने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे से खास बातचीत की असीम मनचंदा ने, आइए आपको दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि एक ही छात्र को लेकर के कोचिंग सेंटर वाले दावा करते हैं कि इस छात्र ने हमारे यहाँ पढ़ाई की, तो ऐसे कोचिंग सेंटर के गुमराह करने वाले विज्ञापनों के ऊपर रोक लगने वाली है। मैम, क्या गाइडलाइंस जारी किया, क्या कहती है गाइडलाइन? तो जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत भ्रामक विज्ञापनों पर बड़ा स्पष्ट निर्देश है। जो इस प्रकार के विज्ञापन दे रहे हैं उनके ऊपर बड़े स्पष्ट दायित्व हैं। उन्हें किसी भी हालत में गैर ज़रूरी या भ्रामक या पूरी तरह से झूठी कोई भी ऐसी क्लेम नहीं करने चाहिए और उन्हें हर हालत में जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो प्रॉस्पेक्टिव कंज्यूमर को जानना चाहिए उसे छिपाने का कोई कोई प्रोविज़न नहीं है। तो हम लोगों ने जब आईएएस प्रोमिनेंट कोचिंग सेंटर्स के ऊपर जब कार्रवाई किया और ये पाया कि तमाम ऐसे प्रतियोगिता की जो प्रतियोगी परीक्षाएं
होती हैं, उस समय जब सक्सेसफुल कैंडिडेट्स निकलते हैं तो एक होड़ मच जाती है। वर्चुअली कंज्यूमर को एक कन्फ्यूजन होता है कि वास्तव में एक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है क्या उसने 6 या मतलब जितने भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उसको क्लेम कर रहे हैं, क्या वास्तव में उनके यहाँ सब जगह पढ़ाई की होगी। और वास्तव में ये पाया भी गया कि इन छात्रों ने सिर्फ अंत में जा कर के मतलब प्रीलिम्स और मेंस में किसी भी इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई योगदान नहीं था। वास्तव में जो एंड स्टेज है वहाँ पे 1 घंटे या 3-4 घंटे का उन्होंने फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था। और इस तरह की बातें जब वो एडवर्टाइज कर रहे होते हैं उस समय ये बातें प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स के साथ शेयर नहीं करते। तो भी क्या कैंडिडेट की मंजूरी लेनी पड़ेगी और बाद में ही होगा एग्जाम पास क्लियर करने के बाद? तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सब लोगों की फ़ोटो दिखा करके और ये साल दर साल इस प्रकार के क्लेम किए जाते हैं, इस पर ये पाया गया कि जब वो छात्र जा रहा होता है उस समय एक तरह से अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वो उससे कुछ साइन करा लेते हैं। इस गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सेपरेटली इन बच्चों से कंसेंट लेना होगा। आपकी फ़ोटो या बाइट या टेस्टिमोनियल्स क्या हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं, और जब एक वाजिब उनके पास कंसेंट होगा तभी जा कर के ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन बच्चों का चेहरा, उन बच्चों की जो सफलता है उसको दिखा सकेंगे। अच्छा, बुनियादी ढांचा का भी कंप्लीट क्लेम करते हैं कि हमारे पास ये सुविधा है, फायर फाइटिंग की सुविधा है, लेकिन वहाँ आप जाइए तो काफ़ी कंजेस्टेड सा एनवायरनमेंट दिखता है, तो उसके लिए भी बताना पड़ेगा ग्राहक को कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से ये सारे बच्चे आपने देखा होगा, बहुत सारे आउट स्टेशन बच्चे आते हैं, दूर दराज के गाँव से या दूर दराज शहरों से बड़ी बड़ी जगहों पे आते हैं। उस समय ये लिखते तो ज़रूर हैं कि बोर्डिंग फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल, लेकिन ये उसके ना तो क्वालिटी बताते हैं, क्या फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं उसके बारे में भी इनका कोई खुलासा नहीं होता, या अगर ये जो दावे करते हैं उससे बिल्कुल ही अलग वास्तविक दुनिया होती है। तो ये भी गाइडलाइंस में कहा जा रहा है कि आप जो सुविधाएं दे रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल ईमानदारी से पूरी सत्यनिष्ठा के साथ आप इसको बताएंगे। 28 नवंबर से राजधानी दिल्ली में नर्सरी के लिए दाखिले की दौड़ शुरू होने जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने 2025-2026 एकेडमिक सेशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक एडमिशन प्रक्रिया और फॉर्म की बिक्री 28 नवंबर से शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 14 मार्च 2025 तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर पेरेंट्स को सिर्फ 25 रुपए जमा कराने होंगे। आपको बता दें, सिलेक्टेड बच्चों की पहली लिस्ट 17 जनवरी को आएगी। राजधानी दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली का औसत AQI आज सुबह 8 बजे तक 387 रहा। काफी खराब श्रेणी में ये AQI आता है। कई इलाकों में 400 से ऊपर AQI दर्ज किया गया। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं फिलहाल किस तरह की स्थिति है? जी, आज दिल्ली NCR में इस सीजन का सबसे ज्यादा घना कोहरा देखने को मिला। आज सुबह जब दिल्ली वालों की आंखें खुली तो चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध थी, और चूंकि धुंध है, कोहरा है और प्रदूषण भी है तो स्मॉग का रूप ले लिया है। और पूरे दिन आज बहुत कम ही सूरज के दर्शन हुए। अधिकतर जगहों पे धुंध छाई रही। अगर मैं औसत AQI की बात करूं, इस वक्त 387 है, 400 के काफी करीब है। और दिल्ली के कई सारे इलाके जिसमें कि आनंद विहार, बवाना, आया नगर, नॉर्थ कैंपस जैसे इलाके शामिल है, इन सब जगह जो AQI है वो 400 के पार पहुंच चुका है, यानी कि गंभीर की श्रेणी में पार कर चुका। एक जो अगर हम कहें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, उसके स्टेज 3 को लाने की तैयारी हो रही है। और एक और जो कदम सरकार उठाने जा रही है, कल से डिसीजन लिया जाएगा कि क्या जो पब्लिक पार्किंग प्लेसेस है उसकी पार्किंग फीस को डबल कर दिया जाए, ताकि जो लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, निजी गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। इस पर भी बहुत जल्दी डिसीजन लिया जाने वाला है। और साथ ही पहली बार ऐसा हुआ इस सीजन में कि कोहरे का, स्मॉग का जो असर है वो फ्लाइट्स के ऑपरेशन में पड़ा है। आज सुबह जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहां पे विजिबिलिटी 0 मॉनिटर की गई, और इसकी वजह से 10 ऐसी जो फ्लाइट्स हैं उनको डाइवर्ट किया गया। इसमें से 6 को जयपुर डाइवर्ट किया गया और 4 को लखनऊ डाइवर्ट किया गया। और हालांकि जो कैट कंप्लाइंट फ्लाइट्स हैं वो अभी भी सही से ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से जो प्रेडिक्शन है, बहुत ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है दिल्ली वालों को स्मॉग और फॉग से।
शुक्रिया रोहन इस पूरे पॉल्यूशन अपडेट के लिए। तो प्रदूषण के दिनों में अपनी सेहत को कैसे संभालें, घर पर रहकर क्या कुछ उपाय करें, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में करीब 12,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और साथ ही साथ उनका शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बिहार के मौजूद थे, नीतीश कुमार भी वहां थे और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के 60 सालों तक देश में एक ही एम्स था। लोगों को दूर दराज से दिल्ली में आना पड़ता था, लेकिन मोदी सरकार ने नए एम्स बनाए हैं। आजादी के 60 सालों तक देश में सिर्फ एक ही एम्स था और वो भी दिल्ली में। हर गंभीर बीमारी के लोग दिल्ली एम्स का रुख करते थे। कांग्रेस की सरकार के समय जो 4-5 एम्स और बनाने की घोषणा हुई, उनमें कभी ठीक से इलाज नहीं शुरू हो पाया। हमारी सरकार ने अस्पतालों की इन बीमारियों को भी दूर किया और देश के कोने कोने में नए एम्स भी बनाए। आज देश भर में करीब 2 दर्जन एम्स है। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के 18 रेलवे स्टेशन पर पीएम जन औषधि केंद्रों का भी उद्घाटन किया। इससे फायदा ये होगा कि अगर ट्रेन में किसी यात्री की तबीयत बिगड़ती है तो आसानी से रेलवे स्टेशन पर ही दवा मिल जाएगी। फिलहाल 11 राज्यों के 18 स्टेशनों पर जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। इसमें से ही एक रेलवे स्टेशन पर बने केंद्र का जायजा लिया केतन जोशी ने। आइए आपको दिखाते हैं। अगर आप ट्रेन में मुसाफरी करते हैं और आपकी तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, आपको रेलवे स्टेशन पर ही दवाइयाँ मिल जाएगी। इस वक्त मैं अहमदाबाद के चांदोड़िया रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं और आज से प्रधानमंत्री ने भारत के ऐसे 18 स्टेशन पर जन औषधि केंद्र का प्रारंभ करवाया है, जो कि सस्ती दवाइयाँ मुहैया करवाता है। चाहे आप पैसेंजर हो या आम नागरिक हो, लेकिन ऐसे लोकेशन में स्टेशन के अंदर बनवाया है कि जहां से हर कोई है वो खरीद सकता है अपनी मनपसंद दवाइयाँ, और वो भी काफी किफायती दामों में। दावा किया जा रहा है कि कम से कम 50 से लेकर 90% तक दवाइयाँ सस्ती मिलती है। आइए हम बात करते हैं ये जो स्टोर संचालक है उनसे। बताइए इसकी क्या खूबी है और लोगों को क्या फायदा होगा, चाहे वो पैसेंजर हो आम नागरिक हो। गुड मॉर्निंग सर। सर यहाँ पे जो आप भारत में कहीं पे भी सैनिटरी पैड नॉर्मल वाले लेने जाते हो दूसरी कंपनी के, वो 50 से 70 या 80 रुपए में मिलते हैं। यहाँ पे 10 रुपए का 10 पेड़ मिलेगा, मीन्स 1 रुपए का एक सैनिटरी पैड, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में ही अवेलेबल है और मार्केट में अभी चल ही रहा है, काफी डिमांड है उसकी, और किसी स्टोर पे आपको ये नहीं मिलेगा। और उसके अलावा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में आपको सारी एलोपैथिक दवाइयाँ, सर्जिकल आइटम्स और नी कैप्स और सब आपको काफी कम प्राइस में मिलेगा। बाहर आप कोई भी दर्द की ट्यूब या कुछ भी लेनी चाहते हो 120 से 150 रुपए में, हमारे यहाँ 22 रुपए की मिल रही है। और ढेर सारी प्रोडक्ट्स है, डाइपर्स और सब, उसमें काफी सारा डिस्काउंट है जो आम जनता को काफी फायदेमंद होगा। थैंक यू। तो भारत का आम नागरिक अगर इस तरह के स्टोर का इस्तेमाल करेगा तो न केवल उनको स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं नहीं रहेगी, लेकिन काफी सस्ते दामों में भी वो दवाइयाँ पा सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। कल यानी 14 नवंबर से राजधानी दिल्ली में शुरू होने जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। 27 नवंबर तक चलने वाले इस ट्रेड फेयर की थीम है विकसित भारत एट 2047। क्या कुछ हाइलाइट्स रहेंगे इस बार ट्रेड फेयर की, बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। हर साल की तरह इस साल भी कल से शुरू हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। जी हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जिसका इंतजार दिल्ली वालों को बहुत ही बेसब्री से रहता है। हर साल की तरह इस साल भी 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक चलेगा और जो आम लोगों के लिए एंट्री है वो 19 नवंबर से खुलेगी।
यानी कि जो शुरुआती के दिन होंगे, यानी कि 14 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक बिजनेस क्लास के लिए होगी। बिजनेस के लोग यहाँ पर आके अपने स्टॉल्स और अपने तमाम चीज़ों का जो कह सकते हैं शोकेस कर सकेंगे, आपस में बिजनेस कर सकेंगे। लिहाजा जो ज़्यादातर जो फुटफॉल है वो 19 नवंबर के बाद ही होने की उम्मीद है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि ये फुटफॉल 1 लाख विजिटर्स पर डे हो सकता है, यानी इतनी बड़ी तादाद में लोगों के फुटफॉल की उम्मीद है। लिहाजा इसके लिए इंतजाम भी मैनेजमेंट की तरफ से किए गए हैं। जो ITPO है, ITPO ने इसके लिए जो वेबसाइट है अपना, और साथ ही DMRC की वेबसाइट पर भी इसकी टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। और साथ ही दिल्ली मेट्रो की जो 55 स्टेशंस है वहाँ पर भी इसकी बिक्री शुरू हो गई है। और जिस हिसाब से फुटफॉल है उस हिसाब को देखते हुए इसकी बिक्री ऑलरेडी सोमवार से भी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर आपको हर जगह सोमवार से ही ITPO के जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है उसकी बिक्री शुरू हो गई है। और जो इस बार की थीम रखी गई है वो रखी गई है विकसित भारत @ 2047। जी हाँ, जिस तरह से मोदी सरकार की थीम है उसी थीम के हिसाब से इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम रखी गई है। हर राज्य के स्टॉल तो यहाँ होते ही हैं, कई विदेशी स्टॉल भी यहाँ पर आने की उम्मीद है और पहले के मुकाबले ज़्यादा स्टॉल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ख़ासतौर से बता दूं कि जो खाने पीने के शौकीन होते हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किसी जन्नत से कम नहीं होती है। और मिलने और मिलाने वालों के लिए भी एक तरह से देखें ट्रेड फेयर एक बिल्कुल ही एक तरह से मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलने भी एक दूसरे से आते हैं। लिहाजा जो कुजीन की बात करें, हर राज्य का कुजीन यहाँ मिलता है, हर विदेशी कुजीन भी मिलता है। तो खाने पीने वालों को कोई यहाँ दिक्कत नहीं होती है। हर जगह का टेस्ट, हर जगह का डेलिकेसी बड़े आसानी से यहाँ पर उसका लुत्फ ले सकते हैं। इसलिए भी ट्रेड फेयर लोग बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर ट्रेड फेयर की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और कल से ट्रेड फेयर शुरू होगा। तो याद रखिएगा 19 नवंबर से आम लोगों की यहाँ पर एंट्री शुरू होगी और टिकट पहले से ही अवेलेबल है, इसलिए टिकट को लेकर कोई मारामारी मचने की उम्मीद नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लिहाजा इस बार मैनेजमेंट ने इस बात के बड़े ही इंतजाम रखे हैं। बैंड बाजा बारात यानी शादियों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। देवोत्थान एकादशी से शुरू हुआ ये वेडिंग सीजन 16 दिसंबर तक चलेगा। इस बार देश भर में रिकॉर्ड 48 लाख शादियां होने का अनुमान है। ऐसे में ज्वेलर्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स में कैसी हलचल है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वेडिंग सीजन यानी जमकर शॉपिंग करने का सीजन, खासतौर पर ज्वेलर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैंक्वेट और होटल इंडस्ट्री के लिए ये सीजन साल का सबसे अहम टाइम होता है। सीजन की शुरुआत होते ही सोने के दाम में थोड़ी नरमी आई है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने के दाम 79,000 के आसपास हैं। खास वेडिंग सीजन के लिए ज्वेलर्स ने एंटीक कलेक्शन लॉन्च किया है। शुभ टाइम चालू हो गया और शादियां चालू हो गई है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज ही के दिन से सोना भी 2 से 3 हज़ार रुपये तोला कम हो गया। ये शादी वालों के लिए खुशखबरी है। जो सोना 82,000 था वो सोना 77,000 हो गया। और शादी को लेकर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तैयारी की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेट 100 या 150 ग्राम के आते थे उसको हमने 30-40% वेट लेस करके बनाया है। फिनिशिंग में उससे बेटर है, उससे अच्छा है। ट्रेडर्स की संस्था कैट के मुताबिक शादी के कुल खर्च में सोने चांदी के आभूषण में 15%, बैंक्वेट हॉल होटल में 5 से 7%, टेंट डेकोरेशन में 10%, केटरिंग सर्विस में 10% और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 10% हिस्सा खर्च होता है। मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर विजय सेल्स के मुताबिक इस बार टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और किचन अप्लायंसेस ज्यादातर सेगमेंट में डिमांड बढ़ी है। वेडिंग में गिफ्ट देने का जो फ्रेंड्स और फैमिली गिफ्ट देते हैं वो मेरे ख्याल से काफी कुछ लोग अब इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पे आ गए। कई लोग मोबाइल गिफ्ट देना चाहते हैं और कई बार लैपटॉप तक दिया हुआ है और स्मॉल अप्लायंसेस तो जाते ही जाते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वेडिंग सीजन और जिस हिसाब से बड़ा चढ़ा के वेडिंग सीजन आ रहा है और सब लोग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा सीजन चलना चाहिए। देश भर में पिछले वेडिंग सीजन में करीब 35 लाख शादियों से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। इस बार ये संख्या 48 लाख से ज्यादा है और कैट के मुताबिक इस वेडिंग सीजन 6 लाख करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।